दोस्तों बीते कई दशकों से इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर मौजूद गुजरात और महाराष्ट्र देश के दो मेजर कमर्शियल और मैन्युफैक्चरिंग हब बने हुए हैं। यही कारण है कि फोर्ब्स द्वारा रिलीज की गई इस लिस्ट में स्टेट जीडीपी के मामले में इन दोनों राज्यों को फर्स्ट और थर्ड रैंक हाथ लगी है 38.79 लाख करोड़ के साथ। जहां महाराष्ट्र को इस लिस्ट में देश का रिचेस्ट स्टेट प्रोक्लेम किया गया है, वहीं 26.62 लाख करोड़ के साथ गुजरात देश के थर्ड रिचेस्ट स्टेट के रूप में इमर्ज हुआ है। 1 मई 1960 को लिंग्विस्टिक बेसिस पर बॉम्बे स्टेट के बाइफरकेशन से इमर्ज हुए ये दो स्टेट्स लंबे समय तक एक इकोनॉमिक टग ऑफ वॉर का पार्ट रहे हैं, जहां कभी गुजरात गिफ्ट सिटी और ढोलेरा स्मार्ट सिटी जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स के थ्रू इस रेस में अपने मराठी स्पीकिंग नेबर से आगे निकलने की कोशिश करता दिखाई देता है, तो कभी महाराष्ट्र नागपुर गोवा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे जैसे इन तमाम रोड एंड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के जरिए अपने गुजराती स्पीकिंग नेबर को आउटरन करने का प्रयास करते नजर आता है। असल में इन दोनों स्टेट्स ने लंबे समय से एक दूसरे के खिलाफ इकोनॉमिक सुप्रीमेसी की जंग छेड़ी हुई है और इन दोनों पावर हाउसेस के बीच इस ऑन गोइंग इकोनॉमिक टसल को फर्दर इंटेंसिफाई करने का काम अभी हाल में ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा प्रेजेंट किए गए इकोनॉमिक सर्वे ने किया है। दरअसल दोस्तों बीते 27 जून को जब महाराष्ट्र के फाइनेंस मिनिस्टर अजीत पवार ने फाइनेंशियल ईयर 23-24 से जुड़ा इकोनॉमिक सर्वे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने रखा, तो गुजरात वर्सेस महाराष्ट्र का ये डिबेट एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया। वैसे तो इस सर्वे में बताया गया कि महाराष्ट्र ने फाइनेंशियल ईयर 2023 और 2024 के लिए 7.6% की जीडीपी ग्रोथ रेट को रजिस्टर किया है, जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 2022 और 2023 में महज 6.8% ही था। लेकिन इस सर्वे की कई फाइंडिंग्स करेंट महाराष्ट्र सरकार के लिए परेशानियों का सबक बन गई हैं। एग्जाम्पल के लिए इस रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि महाराष्ट्र का करंट फिस्कल डेफिसिट प्रीवियस ईयर के 67,602 करोड़ से बढ़कर 1,11,956 करोड़ हो चुका है। और दोस्तों यहाँ हम आपको बता दें कि फिस्कल डेफिसिट किसी स्टेट या नेशन की इकोनॉमिक हेल्थ का एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है, जो ये बताता है कि किसी स्टेट की अर्निंग और उसके एक्सपेंडिचर के बीच कितना डिफरेंस है। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी स्टेट का रेवेन्यू या अर्निंग 1,000 रुपए है और उसका एक्सपेंडिचर यानी खर्चा 1,200 रुपए है, तो उसका फिस्कल डेफिसिट 200 रुपए होगा। यानी उस स्टेट को अपनी सभी नीड्स को फुलफिल करने के लिए अपनी कमाई के अलावा कहीं से एडिशनल अमाउंट को बोरो करना पड़ेगा और तभी वो अपने फंक्शन को प्रॉपर्ली रन कर पाएगा। लेकिन यहाँ जिस इकोनॉमिक इंडिकेटर ने महाराष्ट्र वर्सेस गुजरात की इस डिबेट को इंटेंसिफाई किया है, वो महाराष्ट्र का तेजी से बढ़ता फिस्कल डेफिसिट नहीं, बल्कि इसका कारण बना है स्टेट का पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय। दोस्तों पर कैपिटा इनकम किसी स्टेट में रह रहे लोगों की एवरेज इनकम को शो करता है, जिसे कैलकुलेट करने के लिए उस स्टेट के लोगों की टोटल इनकम को वहां की टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड किया जाता है। यह माना जाता है कि एक स्टेट की पर कैपिटा इनकम जितनी ज्यादा होती है, वहां के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड उतना ही अच्छा होता है। समस्या ये है कि एक तरफ महाराष्ट्र अब भी इंडिया का रिचेस्ट स्टेट तो है, लेकिन वहां के लोगों की पर कैपिटा इनकम इंडिया के दूसरे स्टेट्स के मुकाबले काफी कम है। दोस्तों वैसे तो इस सर्वे में ये कहा गया है कि महाराष्ट्र की पर कैपिटा इनकम ने प्रीवियस ईयर के मुकाबले करीब 25,000 रुपए का जंप रजिस्टर किया है, लेकिन इस जंप के बावजूद नॉमिनल टर्म्स में इंडिया का ये रिचेस्ट स्टेट पर कैपिटा इनकम के मामले में 5th पोजीशन से फर्दर स्लिप होकर 6th पोजीशन पर आ गया है। और अब पर कैपिटा इनकम के मामले में महाराष्ट्र तेलंगाना, कर्नाटक, हरियाणा, तमिलनाडु और गुजरात से पीछे खड़ा नजर आता है। और दोस्तों यही कारण है कि इस डेटा के चलते अब कई लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि मराठीज के पुअर होने का कारण और कोई नहीं बल्कि उनके सबसे क्लोजेस्ट नेबर्स यानी गुजरातीज हैं। ऐसे में सवाल ये है कि दूसरे इंडियन स्टेट्स के मुकाबले महाराष्ट्र के पर कैपिटा इनकम में आए इस डाउनफॉल का कारण क्या गुजरात और वहां के लोग ही हैं? अगर हाँ, तो वो कौन से कारण हैं जिनके चलते महाराष्ट्र पर कैपिटा इनकम टर्म्स में पिछड़ता जा रहा है? और महाराष्ट्र की इस डिक्लाइनिंग परफॉर्मेंस के लिए क्या सच में सिर्फ गुजरात को ही जिम्मेदार ठहराना ठीक होगा? आइए दोस्तों यही जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़े, मैं आप सभी से बताना चाहता हूं कि जैसा कि आपको पता है कि 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, तो अनअकैडमी ने अपने यूपीएससी सब्सक्रिप्शन की प्राइसिंग बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस कर दी है। वो यूपीएससी सब्सक्रिप्शन जिसके प्लस कोर्सेज से यूपीएससी सीएससी 2023 में 70+ सिलेक्शंस हुए हैं, जिसमें कंप्लीट जीएस, सीसैट और टेस्ट सीरीज़ का एक्सेस मिलता है और जिसमें आपको मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल बैचेस, वो अभी अवेलेबल है एट 1250 रुपीज़ पर मंथ। और ये एक लिमिटेड पीरियड ऑफर है, तो अभी जाइए और इसे अवेल कीजिए। और इसके साथ ही 11 अगस्त को अनअकैडमी होस्ट कर रहा है अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट यानी कि यूसीएससी टेस्ट, जिसमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको मिल सकती है 90% तक की स्कॉलरशिप और ढेरों एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स। तो अभी जाइए और रजिस्टर करिए, एंड दिस इज अ लिमिटेड पीरियड ऑफर एंड आई वुडंट रिकमेंड एनी वन ऑफ यू टू मिस इट। और चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। द एफडीआई डिलेमा ऑफ महाराष्ट्र। दोस्तों क्या गुजराती महाराष्ट्र को पुअर बना रहे हैं? इस मिस्ट्री को हम कुछ बेसिक पैरामीटर्स की मदद से सॉल्व करते हैं, जिनके जरिए ये पूरी सिचुएशन काफी हद तक क्लियर हो जानी चाहिए।
यहाँ सबसे पहला पैरामीटर है FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2023 और 2024 में गुजरात को देश में सबसे ज्यादा यानी 7.3 बिलियन US डॉलर्स का FDI रिसीव हुआ है, जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले 55% ज्यादा है, जिसकी वजह से स्टेट की इकोनॉमी में करीब 2 बिलियन US डॉलर्स का एडिशनल फंड इन्फ्यूज हुआ है। वैसे तो इस लिस्ट में महाराष्ट्र अब भी FDI रिसीव करने वाली टॉप डेस्टिनेशन के रूप में इमर्ज हुआ है, लेकिन जिस मल्टीफोल्ड जंप को गुजरात ने रजिस्टर किया है उसके चलते महाराष्ट्र को FDI के मामले में हैवी लॉसेज उठाने पड़े हैं। दरअसल FDI एक क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट टूल होता है जिसकी मदद से किसी एक कंट्री में बैठा इन्वेस्टर किसी दूसरी कंट्री में अपने इन्वेस्टमेंट को मोबिलाइज कर पाता है। ऐसा करने से इन्वेस्टमेंट रिसीव करने वाली कंट्री और इन्वेस्टर दोनों को फायदा होता है और FDI के आने से एक कंट्री या स्टेट के पास वो मच नीडेड फंड आ जाते हैं जिनकी मदद से वो अपनी फ्यूचर पॉलिसीज और इनिशिएटिव्स को बेटर मैनर में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स इन स्टेट्स में इसलिए अपनी इन्वेस्टमेंट देना चाहते हैं क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि वहां पर पैसा लगाने से फ्यूचर में बेटर रिजल्ट्स या रिटर्न्स प्राप्त होंगे। दोस्तों, गुजरात को रिसीव हुआ इतना वास्ट FDI दो बातों को क्लियरली इंडिकेट करता है। पहली बात तो ये कि इंडिया के बाहर मौजूद इन्वेस्टर्स अब धीरे धीरे गुजरात को इंडिया की मोस्ट सेफेस्ट और मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट कैपिटल में से एक कंसिडर करने लगे हैं, और दूसरा कि इस इन्वेस्टमेंट से गुजरात सरकार के पास अपने लोगों के लिए लॉन्ग टर्म रोड मैप तैयार करने का असला बारूद जमा हो जाता है। लेकिन यहाँ में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि आखिर FDI कम या ज्यादा आने से एक स्टेट दूसरे स्टेट के मुकाबले पर कैपिटा इनकम में कैसे पिछड़ सकता है। तो चलिए अब इसी को समझते हैं। असल में दोस्तों, FDI भले ही एक अलग किस्म का इन्वेस्टमेंट टूल हो, लेकिन इसके जरिए भी दूसरे इन्वेस्टमेंट टूल्स की तरह ही एक स्टेट के इकोनॉमिक इंजन में मनी का फ्यूल इंजेक्ट होता है। एक स्टेट में FDI जितना ज्यादा आता है वहाँ उतनी ही ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ती हैं, और FDI के आने से न सिर्फ नए बिजनेसेस उस जगह सेटअप होते हैं बल्कि इससे नई जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होती हैं, और इन्हीं जॉब से स्टेट के लोगों को लाइवलीहुड के नए और बेटर रिसोर्सेज हाथ लगते हैं, जिसके चलते वहाँ का पर कैपिटा इनकम बढ़ने लगता है। आज मिडिल ईस्ट में मौजूद UAE जैसी कई कंट्रीज इसी FDI की मदद से बेहद कम समय में ट्रेमेंडस ग्रोथ को रजिस्टर कर पाई हैं, जिसके चलते वहां के लोगों का पर कैपिटा इनकम इतना एक्सपोनेंशियली ग्रो किया है। दोस्तों, यहाँ इस बात को समझना भी बेहद जरूरी है कि देश के बाहर से FDI के रूप में आने वाले इन्वेस्टमेंट की एक थ्रेशोल्ड लिमिट भी होती है, और इंडिया की हर स्टेट को FDI की इस केक में से अपने हिस्से को निकालना होता है। यहाँ अगर एक स्टेट में FDI का अमाउंट ज्यादा रिसीव होता है तो उसका नुकसान दूसरे स्टेट्स को उठाना पड़ता है, और गुजरात और महाराष्ट्र के केस में भी कुछ ऐसा ही नजर आता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 2024 में इंडिया में करीब 70 बिलियन डॉलर्स का FDI रिसीव हुआ है, और ये इन्वेस्टमेंट उन रीजन्स में ज्यादा इन्फ्यूज हो रहा है जहां की सरकार फॉरेन इन्वेस्टर्स को बेहतर तरीके से केटर कर पाई है। गुजरात को रिसीव हुआ 55% से ज्यादा FDI इस बात की ओर इशारा करता है कि गुजरात सरकार पिछले कुछ सालों में फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इकोसिस्टम डेवलप कर पाई है। साथ ही यहाँ गुजरात का ज्यादा पॉलिटिकली स्टेबल होना भी एक क्रिटिकल फैक्टर बनकर सामने आया है। दोस्तों, ये एक वेल नोन फैक्ट है कि महाराष्ट्र लंबे समय से एक पॉलिटिकल क्राइसिस को फेस कर रहा है, जहां स्टेट में एक्ट कर रही BJP, कांग्रेस, शिवसेना और NCP जैसी पार्टीज कभी इस तो कभी उस समीकरण के साथ राज्य की सत्ता अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रही हैं, और यही कारण है कि कर्नाटका की ही तरह अब महाराष्ट्र को भी लोग एक पॉलिटिकली अनस्टेबल स्टेट की कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाने लगा है। और यही कारण है कि वो इन्वेस्टर्स जो महाराष्ट्र में इन्वेस्ट करना चाहते थे या यूजुअली इन्वेस्ट किया करते थे, वो अब इन इन्वेस्टमेंट्स को ऑल्टरनेटिव जोन्स की ओर शिफ्ट कर रहे हैं, और गुजरात इन इन्वेस्टर्स के सामने वही ऑल्टरनेटिव बनकर सामने आ रहा है। गुजरात सरकार न सिर्फ गिफ्ट और ढोलेरा जैसी नेक्स्ट जनरेशनल इन्वेस्टमेंट सिटीज इन इन्वेस्टर्स को क्रिएट करके दे रही है, बल्कि साथ ही वो यहाँ उन्हें मिनिमम पेपर वर्क के साथ मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी इनवाइट कर रही है। साथ ही क्योंकि महाराष्ट्र की तरह गुजरात भी एक पोर्ट स्टेट है, ऐसे में इन्वेस्टर्स का मानना है कि वो यहाँ से भी ग्लोबल मार्केट के साथ इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, जो उनके वेंचर को सक्सेसफुल बना सकता है। यानी FDI को फोकल पॉइंट बनाकर ये कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र की पर कैपिटा इनकम टर्म्स में रजिस्टर हो रहे पुअर परफॉर्मेंस के लिए कुछ हद तक गुजरात और गुजराती जिम्मेदार हैं। लेकिन क्या इस पूरे एपिसोड के लिए सिर्फ गुजरातीज को ही जिम्मेदार ठहराना ठीक है? जी नहीं। असल में दोस्तों, अगर पिछले कुछ सालों में महाराष्ट्र पर कैपिटा इनकम टर्म्स में देश के बाकी राज्यों से पीछे होता जा रहा है तो इसके कई और कारण हैं, और आइए अब उन्हें एक एक करके समझते हैं। द रियल प्रॉब्लम ऑफ महाराष्ट्र एंड मराठीज। दोस्तों, क्यों मराठीज पर कैपिटा इनकम में गुजरातीज या देश के बाकी स्टेट के लोगों से पीछे छूटते जा रहे हैं, इस बात को समझने के लिए हमें महाराष्ट्र के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को ठीक से जानना होगा। दोस्तों, आज हम एक स्टेट में चल रही इकोनॉमिक एक्टिविटीज को 3 कैटेगरी, जोन्स या सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। इनमें से पहला है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी और तीसरा है टर्शियरी सेक्टर। जहां प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विसेज को, सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल रिलेटेड एक्टिविटीज को, और टर्शियरी सेक्टर में सर्विसेज रिलेटेड एक्टिविटीज को कैटेगराइज किया जाता है।
एग्जाम्पल के लिए अगर किसी स्टेट में 5 लोग मिलकर एग्रीकल्चर और उसकी एलाइड सर्विसेज जैसे लाइव स्टॉक या फिशिंग करके 1,000 रुपए जनरेट करते हैं तो इस इनकम को स्टेट जीडीपी के प्राइमरी सेक्टर में इनकॉर्पोरेट किया जाता है। सिमिलरली अगर कोई कंपनी स्टेट में फिनिश्ड गुड्स को तैयार करके 5,000 रुपए कमा रही है तो ये इनकम स्टेट के सेकेंडरी सेक्टर से जनरेटेड मानी जाती है। और यहाँ समस्या ये है कि अब भी महाराष्ट्र में रह रही पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहा है जो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर के मुकाबले मॉनेटरी टर्म्स में कम प्रोडक्टिव माना जाता है। डेटा के अकॉर्डिंग करेंटली महाराष्ट्र की 50% से ज्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज पर अपने लाइवलीहुड के लिए निर्भर करती है, जबकि इस पूरे सेक्टर का स्टेट की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन महज 13% से भी कम रहता है। दूसरी तरफ तेलंगाना जैसा स्टेट जो पर कैपिटा इनकम के मामले में महाराष्ट्र से बेहतर पोजीशन पर नजर आता है, उनके वहां न सिर्फ प्राइमरी सेक्टर में स्टेट की कम वर्कफोर्स एंगेज है बल्कि ये कम वर्कफोर्स स्टेट की इनकम में महाराष्ट्र के मुकाबले रिलेटिवली ज्यादा आउटपुट जनरेट कर रही है। और दोस्तों इसका एक प्रमुख कारण है महाराष्ट्र में आज भी फार्मर्स का इरिगेशन के लिए मानसून पर हेवीली डिपेंडेंट होना। दोस्तों डेटा के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र का ग्रॉस क्रॉप एरिया यानी स्टेट के जिन लैंड्स पर फार्मिंग या कल्टीवेशन रिलेटेड एक्टिविटीज की जाती है वो 244.15 लाख हेक्टेयर है, लेकिन स्टेट के वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के हिसाब से इस 244.15 लाख हेक्टेयर में से 42.33 लाख हेक्टेयर लैंड ही टोटल एरिया कवर्ड अंडर इरिगेशन की कैटेगरी में फॉल करता है। यानी स्टेट का लगभग 82% ग्रॉस क्रॉप एरिया ऐसा है जहां अभी भी फार्मर्स अपनी वाटर नीड्स के लिए मानसून पर डिपेंड करते हैं। ये हालात स्टेट के मराठवाड़ा और विदर्भ रीजन में तो और भी खराब है, जिसकी वजह से इन इलाकों को फार्मर सुसाइड हॉटस्पॉट माना जाता है। इसका मतलब कि जिस स्टेट की आधी से ज्यादा जनसंख्या प्राइमरी सेक्टर रिलेटेड एक्टिविटीज से अपना जीवन यापन कर रही है, वहां इन एक्टिविटीज से सूटेबल आउटपुट निकालने की कमी है और यही वजह है कि स्टेट की पर कैपिटा इनकम तेजी से बाकी राज्यों से पिछड़ती जा रही है। सिमिलरली आज तेलंगाना, कर्नाटका या तमिलनाडु जैसे राज्य जो पर कैपिटा इनकम में महाराष्ट्र से बेटर पोजीशन पर खड़े हैं, उसका एक बड़ा कारण ये है कि इन स्टेट्स ने अपनी इकोनॉमी को टर्शरी सेक्टर के इन एंड अराउंड बिल्ड किया है, जो नॉमिनल टर्म्स में प्राइमरी सेक्टर के मुकाबले कई गुना ज्यादा बड़े रेवेन्यू को जनरेट करती है। आज स्टेट में मौजूद मेजर वर्कफोर्स टर्शरी सेक्टर से अपनी पॉकेट्स को फिल कर रही है, जिसका सीधा असर पर कैपिटा इनकम वाले चार्ट पर देखा जा सकता है। इसी तरह महाराष्ट्र गवर्नमेंट पर तेजी से बढ़ते डेट स्टॉक को भी इस पर कैपिटा इनकम क्राइसिस का एक स्मॉल येट सिग्निफिकेंट फैक्टर माना जा रहा है और दरअसल डेट स्टॉक टर्म का इस्तेमाल स्टेट के आउटस्टैंडिंग लोन्स और दूसरी फाइनेंशियल लायबिलिटीज को डिनोट करने के लिए किया जाता है। करेंटली महाराष्ट्र का डेट करीब 7 लाख करोड़ है और उसे नेक्स्ट ईयर करीब 48,000 करोड़ सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट में ही देने हैं। वैसे तो स्टेट का ये डेट सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रिस्क्राइब लिमिट यानी जीएसडीपी के 25% से कम है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बढ़ता ये लोन कहीं ना कहीं महाराष्ट्र और मराठीज की ग्रोथ पोटेंशियल को हिंडर कर रहा है। दरअसल दोस्तों जब किसी स्टेट का डेट स्टॉक बढ़ता जाता है तो वहां की सरकार को अपने कई ऐसे इंपॉर्टेंट आइडियाज को ड्रॉप करना पड़ता है जो लॉन्ग टर्म में स्टेट के लोगों को नए और बेहतर लाइवलीहुड के ऑप्शन प्रोवाइड कर सके। यानी भले ही डेट महाराष्ट्र के पर कैपिटा इनकम को सीधे सीधे इफेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन इसके इम्पैक्ट इनडायरेक्टली जरूर देखे जा सकते हैं। सिमिलरली यहाँ कुछ टेक्निकल फैक्टर्स भी इस डेटा को फर्दर इंटेंसिफाई कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करने के लिए स्टेट की टोटल इनकम को स्टेट की टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड किया जाता है, लेकिन अगर हम ठीक से देखें तो पॉपुलेशन के मामले में महाराष्ट्र 13.16 करोड़ अपने ऊपर मौजूद पांचों राज्यों यानी तेलंगाना 3.8 करोड़, कर्नाटका 7.17 करोड़, हरियाणा 3.09 करोड़, तमिलनाडु 8.39 करोड़ और गुजरात 7.27 करोड़ से कई गुना आगे है। ऐसे में कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि महाराष्ट्र के लोगों का पर कैपिटा इनकम में पीछे नजर आना इस कैलकुलेशन में इनकॉर्पोरेट होने वाली इस वास्ट पॉपुलेशन की वजह से भी है, और अगर महाराष्ट्र की पॉपुलेशन भी कम होती तो वहां का पर कैपिटा इनकम भी हमें ज्यादा नजर आता। कुछ इसी तरह यूरोप में मौजूद लग्जमबर्ग और आइसलैंड जैसे देश जिनकी जीडीपी साइज इंडिया के मुकाबले तो काफी कम है, लेकिन साथ ही क्योंकि इन कंट्रीज में पॉपुलेशन भी काफी कम है, इसीलिए पर कैपिटा इनकम में हमें ये देश हमसे कई गुना आगे नजर आते हैं। सिमिलरली कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि क्योंकि महाराष्ट्र एक ऐसी इकोनॉमी है जहां यूपी, बिहार और राजस्थान समेत देश का एक बड़ा वर्कफोर्स काम करने आता है, इसीलिए हर साल स्टेट की पर कैपिटा इनकम का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन दूसरे स्टेट की ओर शिफ्ट हो जाता है और जिसके चलते हमें ये पर कैपिटा इनकम का गैप दिखाई पड़ रहा है। सो व्हाट कैन महाराष्ट्र डू? दोस्तों पर कैपिटा इनकम के टर्म्स में भले ही महाराष्ट्र देश के बाकी राज्यों से पिछड़ता जा रहा हो, लेकिन उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी भी वो देश का रिचेस्ट स्टेट है जहां की इकोनॉमी तेजी से ट्रांसफॉर्म हो रही है। अजीत पवार द्वारा सामने रखे गए इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से महाराष्ट्र वो राज्य है जहां लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 21,000 से ज्यादा स्टार्टअप शुरू हुए हैं, जिनके चलते 2 लाख से ज्यादा नई जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई है, जो जल्द ही पर कैपिटा इनकम के मामले में फिर से स्टेट को टॉप स्टेट्स में से एक बना सकती है।
सिमिलरली इस पर कैपिटा इनकम की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कुछ होलिस्टिक मेथड्स को अडॉप्ट करना होगा, ताकि प्राइमरी सेक्टर को मजबूत करने के साथ साथ स्टेट की वर्कफोर्स को टर्शरी सेक्टर जैसी हाई यील्ड वाली एक्टिविटीज में एंगेज किया जा सके, ताकि ये स्टेट एक बार फिर पर कैपिटा इनकम की रेस में कम बैक कर सके। और दोस्तों, इसी के साथ हम अपने इस वीडियो डिस्कशन को समाप्त करते हैं। लेकिन गुजरातीज वर्सेस मराठीज के इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या सच में मराठीज की लो पर कैपिटा इनकम का रीजन उनके नेबर्स को माना जा सकता है? जरूर बताइए अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।